ओके जी, वेलकम बैक। सो मैंने आपको ना ट्रांसफ़र की और इसी तरह अवॉइड की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं कि ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे हमने कहा कि चीज़ों को आउटसोर्स कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारी ग्रुप डिस्कशन एक हो रही थी अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, दानिश ने क्वेश्चन किया था कि जी अगर मैं चीज़ों को फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की क्लॉज़ेज़। तो अब ये जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है या इन जनरल अगर कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर मैं क्लॉज ऐड करवा देता हूँ कि इन केस ऑफ एनी इंक्रीज इन द टैक्स और रेट्स, सप्लायर और वेंडर विल बी बियर ऑल द एक्स्ट्रा कॉस्ट या समथिंग लाइक दैट। तो ये इससे भी मैंने अपना रिस्क वो ट्रांसफर कर दिया बेसिकली एक क्लॉज ऐड करके, मे भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप या चूज करके या एक क्लॉज ऐड करके हमने ये रिस्क ट्रांसफर कर दिया आगे। अच्छा, देन मिटिगेट है। मिटिगेट के अंदर दो चीजें हैं, एक्चुअली तीन बन जाती हैं। पहला ये कि या तो मैं प्रोबेबिलिटी को कम कर दूं किसी तरह, या फिर उसके इम्पैक्ट को कम कर दूं, या दोनों को कम कर दूं। ठीक है जी। वो मैंने फायर फाइटिंग की एक एग्जांपल आपको दी थी, अगर आपको याद हो कि अगर तो मैं फायर फाइटिंग, फायर सेंसर्स और उस तरह की चीजें लगा रहा हूँ, फायर सेंसर या सॉरी, अगर मैं अपनी कॉपर केबल यूज कर रहा हूँ अच्छी वाली और उसका इंसुलेशन अच्छी हुई भी है वगैरह वगैरह, इस तरह के चेक्स या सर्किट ब्रेकर लगा रहा हूँ, तो मैं प्रोबेबिलिटी रिस्क के अक्कर होने की, शॉर्ट सर्किट होने के चांस को कम कर रहा हूँ। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर मैं कहता हूँ कि यार लोगों को मैंने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी हुई है, एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ, स्मोक डिटेक्टर लगाए हुए हैं, ताकि उसका अगर डैमेज हो तो डैमेज कम से कम हो। तो इस तरह की दो एग्जांपल्स आप अपने माइंड में रख लें। तो दिस इज अ मिटिगेट स्ट्रैटेजी जिसमें आप प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट या दोनों को कम कर देते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट और एक्सेप्टेंस के केस में मैंने 3 से 4 दफा ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके पास, आप ये कहते हो कि मैं अब कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लूंगा। जो पिछली तीनों है, ट्रांसफर हो गया, अवॉइड हो गया, मिटिगेट हो गया, वो तीनों प्रोएक्टिव एक्शंस है। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, मैंने एक्टिविटी को आगे पीछे मूव कर दिया, मैंने अपनी रिसोर्स कोई अच्छी सी लगा दी, मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया किसी एक्टिविटी का, मैंने कोई प्रोजेक्ट के अंदर क्लॉज ऐड कर दी, मैंने कोई चीज आउटसोर्स कर दी। ये सारे के सारे वो एक्शन है जिसमें मैंने वेट नहीं किया कि रिस्क अगर करेगा तो फिर करूंगा। मैंने इमीडिएटली वो प्रोएक्टिवली कर दिया। लेकिन एक्सेप्ट एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें हम कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेते, रादर वी से कि यार जब रिस्क अकर करेगा तो देखेंगे। अब इसको देखने के दो अंदाज है। एक ये है कि मैं एक वे ये है एक्सेप्ट का कि मैं कहता हूँ कि यार अगर रिस्क अकर करेगा तो ये एक्शन लूंगा, जिसको हमने अभी कॉन्टीजेंसी प्लान्स का नाम दिया था। और दूसरा ये तरीका है कि यार मैं कुछ भी नहीं सोचता और मैं कहता हूँ कि जब होगा तो फिर देखेंगे। तो इस वाले को, जिसके अंदर हम कुछ प्लान बना लेते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान, इसको एक्टिव एक्सेप्टेंस कहते हैं। और जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं करते हैं उसको हम पैसिव एक्सेप्टेंस कहते हैं। अच्छा जी। देन एस्केलेट। अब ये जो मैंने आपको बताई थी ये थ्रेट्स की थी, 5 की 5 स्ट्रेटजीज। अब अगला हम देखते हैं और वो है अपॉर्चुनिटीज की। और ये बिल्कुल उसी तरह, वर्ड बाय वर्ड उसी तरह है, सिर्फ ये है कि वो नेगेटिव रिस्क था और यहाँ पे पॉजिटिव रिस्क है। अगर मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले दी थी वो पॉजिटिव रिस्क की थी एस्केलेट के केस में, कि अगर आप अपना वर्क प्रोसेस चेंज कर लें तो आपका एक फ्लोर या दो फ्लोर की कॉस्ट आपकी बच सकती है। तो बट ये कौन करेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है जी। सो मैनेजमेंट करेगी तो मैनेजमेंट के हवाले हमने कर दिया। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी इफ समवन वांट्स टू अवेल इट, मोस्ट वेलकम। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि ऊपर बता दे बस। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लॉइट है। ये है अवॉइड का ऑपोजिट। अवॉइड में वी जस्ट वांट डोंट वांट समथिंग टू हैपन एट ऑल, या अगर वो हैपन भी करती है तो मेरे प्रोजेक्ट को उसका इफेक्ट हो। एक्सप्लॉइट बिल्कुल उससे ऑपोजिट है और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि वो खास स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो दैट आई डोंट वांट टू मिस। तो उस केस में कहता हूँ कि यार ठीक है, देखिए अगर हम ये एक चीज है, एक एक्टिविटी है, इसको अगर हम 3 दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे या हम अगर इसको 5 दिन लेट कर देंगे तो वी कैन कैप्चर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो इसको डिले करना या इस पे एक्स्ट्रा पैसे लगा देना, एक्स्ट्रा टाइम देना, इट्स वर्थ डूइंग। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूँ जस्ट टू गेट दिस बेनिफिट और टू एक्स 100% इंश्योर कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा, इसको हम एक्सप्लॉइट कहते हैं। और दूसरा ये कि यार मैं अपने अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करने के लिए, सॉरी, उस अपॉर्चुनिटी को अक्कर करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि यार वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी वो अक्कर कर जाए। ठीक है। एक ये है कि अकर करे और मैं उसको कैप्चर करने की मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जिस तरह हम कह रहे थे कि अवॉइड के अंदर कि वो अकर ही ना करे। और दूसरा ये था कि अगर करे तो मैं उसके इफेक्ट से 100% बच जाऊं। तो इधर ये है कि मैं
अकरेंस को, चांस को बढ़ाना चाह रहा हूँ, 100% इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि अकरेंस हो, या फिर ये है कि अकरेंस होनी ही है लेकिन मैं 100% उसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ, तो ये एक्सप्लॉइट है। जैसे मैंने ट्रांसफर कहा, नेगेटिव रिस्क आप दूसरे पे शिफ्ट कर देते हो, इसी तरह अपॉर्चुनिटी के केस में वी वांट टू शेयर। फॉर एग्जांपल लेट्स से दानिश, जिशान, मी, हम तीन इस वक्त हैं और हमारे माइंड में एक आइडिया आता है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, और आप कहते हैं कि सर आप फलां चीज अच्छा कर सकते हैं, दानिश कहता है कि यार मैं ये काम कर लेता हूँ, और इसी तरह जिशान भी कहते हैं कि सर मैं ये काम कर लेता हूँ। सो अब व्हाई डोंट टू शेयर, अगर हम मिल जाते हैं, अपनी एफर्ट कर लेते हैं, जिसकी तरह जॉइंट वेंचर्स होते हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, उससे हमें फायदा ये होगा कि हम पॉजिटिव रिस्क को कैप्चर कर सकते हैं, आपस में उसका बेनिफिट शेयर करेंगे। तो ट्रांसफर जिस तरह उसका रिस्क ट्रांसफर करते हैं नेगेटिव, इस तरह यहाँ पे हम बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनहांस। तो जैसे हम मिटिगेट के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक्सेप्ट है, और जैसे वहां पे पैसिव एक्सेप्टेंस थी और एक्टिव एक्सेप्टेंस थी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव रिस्क अपॉर्चुनिटीज के लिए भी पैसिव है। पैसिव के केस में कि यार अगर हो गया, जैसे बिल्कुल पैसिव एक्सेप्टेंस, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो खैर फिर देखेंगे क्या होता है। और दूसरा एक्टिव ये है कि यार अभी तो हम कुछ नहीं करते, उस वक्त मौके पे देखेंगे, अगर चांस लग गया तो ये काम कर लेंगे, तो हम इंशाल्लाह कैप्चर कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये है एक्टिव एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब ये कुछ एक्शंस आपके सामने हैं, आपने ये बताना है, और जरा जल्दी जल्दी बताना है, वो ये कि अगर हम आज इसको खत्म ना कर पाए, जो कि मुझे लग रहा है, तो व्हाट वी वुड डू, आई वुड शेयर द रिकॉर्डिंग देन। ठीक है, मैं अब सॉरी अभी वो भी नहीं कर सका, मुझे याद नहीं है, याद नहीं रहा, मैं अभी वो भी अपलोड कर दूंगा जो ह्यूमन रिसोर्स की है, ताकि आप वीकेंड को अच्छी तरह अपना पार कर सकें, इंजॉय ना कर सकें। तो मैं मैक्सिमम चीजें आज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि यार ये जो गिवन एक्शन है, ये अवॉइड का एक्शन है, ये मिटिगेट, आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मिटिगेट है, आपने ये बताना है मिटिगेट के अंदर प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश है या इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश है। और इसी तरह ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, या क्या है। और एनहेंस के अंदर भी प्रोबेबिलिटी को एनहेंस करना चाह रहे हैं या इम्पैक्ट को एनहेंस करना चाह रहे हैं, दोनों आप बताएंगे। फिर शेयर है, एस्केलेट है, या एक्सेप्ट है, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो आपने पढ़ी, ये वो आपने बताना है कि क्या है। सो रिमूव अ वर्क पैकेज और एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? अवॉइड। अवॉइड, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जो चीज प्रॉब्लमेटिक एरिया है, मैंने कहा यार करते ही नहीं है। जैसे बात दफा क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर, आप कहते हैं कि सर ये बेसमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम आ सकता है, बड़ा सीवियर किस्म का, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो खराब हो जाएगा। बाज़ दफा ने ड्रेन के प्रॉब्लम्स आते हैं, साइड की लोकेशन ऐसी होती है, तो आप कहते हो कि यार फिर लेट्स नॉट हैव अ बेसमेंट में। ऑल टुगेदर आपने एक फ्लोर, एक स्टोरी, जो बेसमेंट कॉस्ट आधी खा जाती है आपकी, तो आप ऑल टुगेदर उस एक्टिविटी को अवॉइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद असाइन अ टीम मेंबर टू फ्रीक्वेंटली विजिट द सेलर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू लर्न अबाउट प्रॉब्लम्स वो डिलीवरेबल्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने कुछ चीज आउटसोर्स की भी है, वहां पे वो आपका सामान बन रहा है, तो आप अपने बंदे को भेजते हैं, टीम मेंबर को, और जाके देखते हैं कि यार वहां पे जितनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनका जल्द बिल्कुल अर्ली स्टेज पे पता करा लें, ताकि प्रॉब्लम बढ़े ना, तो हम जल्दी से उसको एड्रेस कर लें। क्या है ये? ट्रांसफर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफर तो मैं पहले कर चुका हूँ, वो सेलर बना रहा है। अब बनाने के अच्छा। नतीजे में वहां पे ज़ाहिर काम खराब भी तो हो सकता है, रादर देन कि मेरा सेलर मुझे बताया कि सर वो असल में चीज खराब हो गई थी, तो मैंने अब दोबारा बनाई है। इसको अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि यार जब वो बना रहा हो तो साथ के साथ में भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है उसी वक्त उसको बता दो, भाई ये गड़बड़ हुई है, इसको इस तरह नहीं कहा था मैंने। जैसे मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट खुद कर रहा हूँ, मेरी अपनी टीम है, लेकिन पेंट वर्क मैंने किसी को दिया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। तो अब वो जब एक रूम के अंदर ही प्रॉब्लम आई, आई वुड लाइक कि यार उसी वक्त मैं उसको बता दूं, एक दीवार पे ही बता दूं, ये ना हो कि मुझे 6 रूम करने के बाद दोबारा से सारे करना पड़े, ऐसे ही है ना। तो ओके, अब इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं, हम मिटिगेट कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज? प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अगर मैं आपको ये कहता ना कि हम एक टीम मेंबर को भेजें और वो सेलर के मैन्युफैक्चरिंग जगह पे जाके, जैसे पेंट वर्क चले यूं समझ लें, और वहां पे वो सो दैट वी कुड अवॉइड द प्रॉब्लम बिफोर दे अकर, ठीक है, या हम सो दैट वी वुड रिड्यूस द चांस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स, तो फिर तो है मिटिगेट प्रोबेबिलिटी। अब हम कह रहे हैं कि जब प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम इमीडिएटली एड्रेस कर लें, ताकि उसका इफेक्ट, एक दीवार खराब हुई है ना, तो होने दो, अब दीवार तो खराब होगी, प्रोबेबिलिटी को तो हम कम नहीं कर सके, हम उसके इम्पैक्ट को कम करना चाह रहे हैं।
गॉट इट? ठीक 100% क्लियर दोनों को, ये बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ओके क्लियर है। आगे, सॉरी आगे आंसर ना, मूव अ वर्क पैकेज टू अ डेट व्हेन अ मोर एक्सपीरियंस रिसोर्स इज अवेलेबल। हमें पता चला कि यार एक फला एक्सपर्ट आ रहा है और एक एक्टिविटी है, लेट्स से हमारे पास मोंटे कार्लो नहीं है, किसी को भी मोंटे कार्लो सिमुलेशन रन करनी नहीं आती है, उसके रिजल्ट को करने नहीं आते, तो हमें पता चला कि यार वो फला है, और उस वक्त हम अपनी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की एक्टिविटी में भी आगे भेज दें। तो दैट मीन्स हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि यार उस रिसोर्स को 100% हम यूटिलाइज करें, जैसे अवॉइड होता है वैसे एक्सप्लॉइट हो गया, ये पॉजिटिव रिस्क है। नाउ बिगिन नेगोशिएशन फॉर द इक्विपमेंट अर्लियर देन प्लान्ड सो एज टू सिक्योर अ लोअर प्राइस। क्या ख्याल है? एक्सप्लॉइट हाँ, एक मैं सो एज टू सिक्योर अ लोअर प्राइस, अर्ली वो शुरू कर रहे हैं नेगोशिएशन। एनहेंस द इम्पैक्ट, ठीक है। अगर मैं अगर मैं इसको लेट करता हूं, जितना लेट करूंगा उतनी प्राइस बढ़ती जाएगी, करेक्ट? यानी कि उसका जो प्राइस को, जब मैंने एक चीज लेनी होती है, मैं आपको कहता हूँ कि यार आखिरी दिन जाके चीज खरीद लेना, तो फिर मार्केट बंद होने वाली है, रात को 9 बजे एक जगह आप गए और उसने आपको जो प्राइस दी, अब आपकी मजबूरी है वो लेनी, करेक्ट? लेकिन अगर आप ये सर्च और ये बार्गेन 2 महीने पहले शुरू कर दें, तो आप बहुत अच्छी प्राइस ले सकते हो। फाइन। तो आप क्या कर रही हैं, आप इम्पैक्ट को एनहांस करना, जितना जल्दी निगोशिएशन शुरू करेंगे आपके कंट्रोल में होगी ये चीज। उसके बाद ठीक नेक्स्ट है आउटसोर्स अ वर्क पैकेज। ये तो बड़ा आसान है, ट्रांसफर नहीं आगे अगला भी पढ़ेगा। शेयर तो अपॉर्चुनिटी गेन, है ना, शेयर हुआ। आगे अपॉर्चुनिटी है, शेयर, ये डबल क्लिक हो जाता है। अच्छा नाउ नोटिफाई मैनेजमेंट, अच्छा बताइए जी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन शायद आपको चाहिए। नोटिफाई मैनेजमेंट दैट देयर कुड बी अ कॉस्ट इंक्रीज इफ द रिस्क अकर्स बिकॉज नो एक्शन इज बीइंग टेकन टू प्रिवेंट द रिस्क। अब आंसर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और है ना? लगता कुछ और है, लग क्या रहा है? एस्केलेट हाँ एस्केलेट एस्केलेट, लेकिन है नहीं। देखिए अगर मैं ये कहता ना कि भाई नोटिफाई मैंने मैनेजमेंट को कर दिया कि कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है अगर ये रिस्क बढ़ेगा, तो बस ठीक है। और आगे साथ में ये भी होता है कि मैं, बिकॉज आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इट, या बिकॉज मैनेजमेंट ही देख सकती है, मेरे बस में कुछ नहीं है, फिर तो बात ठीक थी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि लेकिन मैं खुद अपना जो रिस्क रिस्पॉन्स प्लान है वो तो ये है मेरा, नो एक्शन इज बीइंग टेकन टू प्रिवेंट द रिस्क। रिस्पॉन्स प्लान मैंने बना दिया है, और वो क्या है? एक्शन कोई नहीं लेना। तो जब आप एक्शन नहीं लेते तो वो क्या होता है? एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा ना, रिमूव अ ट्रबलसम रिसोर्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जड़ से उखाड़ दिया इसको भी। एक प्रॉब्लमेटिक रिसोर्स थी, तो अब ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है। मसलन अगर रिसोर्स था, एक प्रॉब्लमेटिक रिसोर्स थी, तो उसको मैं हटा दूं, तो अब मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर शायद उस रिस्क के होने का चांस कम हो जाए, ये भी हो सकता है। दैट मींस मिटिगेट प्रोबेबिलिटी हो जाए। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ प्रॉब्लमेटिक रिसोर्स थी, उसको हटा दिया, तो इम्पैक्ट अब जो है ना इम्पैक्ट कम हो जाए, ये भी हो सकता है। ये भी मैं कह सकता हूँ मैंने उसको 100% या प्रॉब्लम नहीं होगी अवॉइड करके, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली ये सिनेरियो बहुत ब्रीफ लिखा हुआ है, लेकिन एज फार एज यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 एग्जांपल्स जो मैंने तीनों बोली, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो दैट्स फाइन। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अ टीम मेंबर हु हैज लिमिटेड एक्सपीरियंस, अगेन ये भी एक प्रोएक्टिव एक्शन है, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। मैंने ट्रेनिंग दे दी, अब ट्रेनिंग आप दे देंगे तो उससे क्या होगा? इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। अच्छा अगेन हो सकता है 100% अवॉइड हो जाए, रिस्क ही ना कर करे। अच्छा हो सकता है कि उसके अब फिर भी एक्सपीरियंस जितना भी हो, आप कह सकते हो कि यार 100% अवॉइड नहीं होता, प्रोबेबिलिटी लेकिन कम हो जाएगी। और ये भी हो सकता है जैसे हमने कहा इम्पैक्ट कम हो, तो अगेन ये दिस इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, बट मिटिगेट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आप एज्यूम कर लें कि यार
जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, रिस्क तो फिर भी हो सकता है, लेकिन ये है कि उसके होने के चांस कम हो जाएगा। तो फिलहाल ये इस नजर से, इस एंगल से ये आंसर लिखा हुआ है। Now train the team on conflict resolution strategies. Sorry. हाँ जी, train the team on conflict resolution strategies. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यूं कहूं, अब आपको आंसर भी पता चलेगा जैसे मैं बोलूंगा। अगर मैं कहता हूं ट्रेन द टीम ऑन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज, To mitigate impact. अब इसमें रेजोल्यूशन के केस में ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैं कह रहा हूं अकर तो कर गया, आपने रिजॉल्व कैसे करना है, मींस उसका इम्पैक्ट कैसे कम करना है। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, नाउ आउटसोर्स डिफिकल्ट वर्क टू मोर एक्सपीरियंस्ड कंपनी, ये तो सीधा सीधा ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर। अच्छा, उसे आस्क द क्लाइंट टू हैंडल सम ऑफ द वर्क अगेन, ये भी वही ट्रांसफर ही हुआ। Transfer. उसके बाद है प्रोटोटाइप अ रिस्की पीस ऑफ इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट है उसका आपने पहले छोटा सैंपल बना लिया, छोटा मॉडल बना लिया और देखा कि यार क्या सूरत हाल है, बजाय इसके कि आप फुल फ्लेज प्रोडक्शन स्टार्ट करें या चीज बनाएं और उसके अंदर आपको रिस्क का सामना पड़े, रिस्क डील करना पड़े। तो मैंने इसका प्रोबेबिलिटी को, जब आप छोटे मॉडल पे एक दफा आइडिया ले लेते हैं तो आपका बड़े मॉडल पे जाहिर है चांस रिस्क का कम हो जाता है। आखिरी वाला इफ द एंटर, ये जो आखिरी लाइन लिखी हो ना, अगर आप एंटरप्राइज सोल्यूशन ले लेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। पीएमओ को बता रहे हैं, ये है वो एस्केलेट। अगर आप खरीदेंगे ना तो आपके लिए बेहतर है, हमारे प्रोजेक्ट पे तो ये यूज होगा ही होगा सॉफ्टवेयर, तो बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम आ जाएगा आपके। लेकिन ये पीएमओ का डिसीजन है, वो लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो फिर हम तो कर ही रहे हैं अपना मैनुअली। क्लियर? Right. अच्छा जी, contingency response strategy and fallback के बारे में we have covered enough and I hope you are clear about this 100% now। और अब हम ओवरऑल जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज हैं ये भी वही हैं जो 8-10 आपने पहले पढ़ी हैं, 10 ये वही हैं, सीधी सीधी अवॉइड करना। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट है, जब आप ओवरऑल प्रोजेक्ट को अवॉइड कर रहे होते हैं ना रिस्क को, इसका मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब है एक एक्सट्रीम कंडीशन आपको मैं बताऊं, वो ये है कि एक प्रोजेक्ट है और वो मुझे उसके अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही है, आई वुड लाइक कि यार इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो 100% खत्म हो जाए, और इसके लिए हो सकता है मैं पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद करा दूं। अगर कोई और मेथड मुझे नजर नहीं आ रहा तो फिर मैं कहूंगा कि भाई अब इस इसको ओवरऑल प्रोजेक्ट ये कि मैं एक्सट्रीम अवॉइडेंस स्ट्रेटजी ये है कि मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करा दूं फिर, ठीक है, या फिर हमारा जो रिस्की पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको बिल्कुल निकाल दें ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर से। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लॉइट बिल्कुल अवॉइड का ऑपोजिट है, एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी और पॉजिटिव रिस्क। फिर इसी तरह ट्रांसफर है नेगेटिव के केस में, शेयर है पॉजिटिव ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क, एंड देन मिटिगेट है एंड एनहांस है, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड देन मेरे पास एक्सेप्ट है और वो भी उसी तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क। जो चीज़ पहले हम एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के छोटे लेवल पे इंडिविजुअल रिस्क लेवल पे कर रहे थे, इंडिविजुअल रिस्क डील कर रहे थे, अब हम ओवरऑल रिस्क की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जितनी भी हमने बातें पढ़ी, ठीक है, ये करना है, लेकिन इन सब को करने के लिए अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। और वो सॉल्यूशंस जो है ना, उनको निकालने के लिए मुझे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, जैसे मैंने कहा अभी हमने जो पहले पढ़ा भी कि यार बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो हमने चूज करना है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, तो उसके लिए वी विल डू सम ऑल्टरनेटिव एनालिसिस, वी विल डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तब होता है जब हम वो जो ना उसको कॉस्ट की टर्म्स में निकाल सकें, उसका एक असेसमेंट जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के, यार अगर मैं रिस्क को बचाने के लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ तो उससे मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा। तो चेंज इन द इफेक्ट इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, ये आपको, अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जहां पे भी आएगा इसका जो फॉर्मूला है वो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, आपने ये याद रखना है। बेनिफिट कितने,
फॉर एग्जांपल 8 रुपए का बेनिफिट मुझे हो रहा है और मैं कहता हूं कि 10 रुपए में लगा रहा हूं। बेनिफिट टू कॉस्ट, ये रेशियो नीचे कॉस्ट ऊपर बेनिफिट, तो मैं कहूंगा कि यार इट इज 0.8 या 0 पॉइंट सॉरी सॉरी 80% जो है ना मेरी सेविंग हो जाएगी, 2% फिर भी मुझे नुकसान होगा। 10 रुपया लगा रहा हूँ, 8 रुपया बचा रहा हूँ, तो 80% तो मैंने सेविंग की, जाहिर है 20% या 2 रुपीज का मुझे फिर भी नुकसान होगा। अच्छा, अब सो हम ये चाहेंगे कि यार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हमें सेविंग कितनी हो रही है, वो रिस्क, फॉर एग्जांपल 2000 का रिस्क था, 2000 के रिस्क के ऊपर मैंने 500 लगाया और वो रिस्क रिड्यूस होके अब सिर्फ 1000 का रह गया। तो मैंने क्या किया, मैंने 500 लगा के 1000 अपने सेव कर लिए। ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, या जिसको मैं कह रहा हूँ बेनिफिट मेरा 1000 का हुआ है, कॉस्ट मेरी 500 की हुई है, तो जितनी ये फिगर हायर होगी, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, जितनी 200% मैंने सेविंग की है एक्चुअली। ठीक है, सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की फिगर जितनी अच्छी होगी, जितनी हायर होगी, दैट मींस हम अच्छा इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है ना वो होगा। एक रिस्पॉन्स है जिसकी फिगर आ रही है लेट्स से 3 और एक की आ रही है अगर 2, तो आई वुड गो फॉर 200 300% बिकॉज दैट इज अ more cost effective way of doing the things. उसके बाद डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के अंदर जाहिर है अब मेरे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव एनालिसिस हैं, सॉरी मैं मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ कॉस्ट एक फैक्टर ना हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिसोर्सेज का इशू है, टाइम का इशू है, दूसरी कोई एक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हिट हो सकते हैं। ठीक है, एक रिस्क तो आप अवॉइड कर लेते हो, लेकिन पता चले कि उससे कुछ और चीजें भी आपकी डैमेज हो रही है। मसलन एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि मैंने रिस्क तो अवॉइड कर दिया, लेकिन कॉस्ट जो है वो बजट से ऊपर जा रही है और देयर इज अ रिस्क कि हमारा कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो अगेन वी हैव टू सी द मल्टीपल फैक्टर्स, वी नीड टू कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स इन दिस, और उसके लिए हम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस यूज करते हैं। बट अगेन पर्पस ये है कि हम बेस्ट स्ट्रेटजी ही चूज करें। अच्छा, इसके नतीजे में जब मैं रिस्पॉन्सेज बना लूंगा, तो वो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएंगे। वो रिस्पॉन्स मैं कहाँ लिखूंगा, या तो मैं रिस्क रजिस्टर पे कुछ बातें लिखूंगा। आपको याद है कि रिस्क रजिस्टर के अंदर हमने शुरू में कहा था कि हम एक पोटेंशियल रिस्क रिस्पॉन्स लिखेंगे, लेकिन इसको हम कंफर्म करेंगे बाद में जाके जब रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग होगी। तो नाउ इज द टाइम कि हमने वो रिस्पॉन्सेज और स्ट्रेटजीज फाइनल की है। एक तो रिस्क रजिस्टर को अपडेट कर दें, दूसरा हमने जो ओवरऑल रिस्क रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जब मैंने रिस्पॉन्सेज प्लान किए तो फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के, क्योंकि अब मेरा ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर कितना है, तो वो भी मैं रिस्क रिपोर्ट के अंदर करूंगा कि आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दीज रिस्पॉन्सेज मेरा रिस्क इतना रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो ये अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें ये बड़ी डिटेल में हमने कवर किया था। नाउ चेंज रिक्वेस्ट, ये तब होगी, चेंज रिक्वेस्ट तब होगी जब मेरा प्रोजेक्ट का प्लान चल पड़ा, सॉरी अप्रूव हो गया और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है। तो अब अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई होता है, जैसे हमने कहा कि हम बार बार रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं अपने रिस्पॉन्सेज की कुछ नया रिस्पॉन्स बनाता हूँ या पुराने रिस्पॉन्स के अंदर चेंजेस आती हैं, तो जाहिर है मेरा प्लान चेंज हो रहा है उसकी वजह से। और वो जब प्लान चेंज होगा तो जाहिर है मुझे उसके लिए चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। कौन कौन से प्लान अपडेट हो सकते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, सारी बेस लाइन सब कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि रिस्क की वजह से जो आपने रिस्पॉन्स प्लान बनाया हुआ है, या कभी में भी आप कोई एडिशनल स्कोप ऐड कर रहे हो, या किसी एक्टिविटी को आगे पीछे कर रहे हो, या उसकी वजह से कॉस्ट ऐड हो रही है, या जैसे हमने कहा प्रोक्योरमेंट के अंदर कोई चीज आप पहले खुद बना रहे थे, अब उसको आप बाहर से बनवाना चाह रहे हो, कोई प्रोजेक्ट की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज है उसको चेंज करना चाह रहे हो, एंड सो ऑन। अजम्पशन लॉग, पहले बहुत सारी अजम्पशंस ऐसी थी जो शायद अब आपने रिस्पॉन्स प्लान बनाने के बाद वो वैलिड ना रही हो, या आपने जब रिस्पॉन्सेज किए तो उसके अंदर भी कुछ अजम्पशन होती हैं कि यार ये मैं एक्शन ये कर रहा हूँ और इससे मुझे उम्मीद ये है कि ये, या मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा रिस्पॉन्स तब इफेक्टिव होगा अगर ये वाली अजम्पशन ट्रू हो, तो हम अजम्पशन वहां पे करेंगे। इसी तरह कोई नए कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। कॉस्ट फोरकास्ट, जो पहले आपने सोचा था कि इतने इतने में होगा, अब आपकी नई कॉस्टिंग आ सकती है। अगेन जैसे अगर पॉजिटिव रिस्क है तो अब आपका आपने रिस्पॉन्स प्लान ऐसा बनाया है कि पॉजिटिव रिस्क कैप्चर हो जाएगा, और अगर कैप्चर होता है तो जाहिर है अब आपकी एस्टिमेटेड कंप्लीट
वो कम हो जाएगा, आप कम बजट में शायद कंप्लीट कर सकें। लेसन लर्न रजिस्टर के बारे में वी हैव कवर्ड। प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो है, मैं जैसे बार-बार कहता हूँ, किसी एक एक्टिविटी को आगे ले जाएँगे, किसी एक एक्टिविटी को पीछे लाएँगे। अभी आपने एग्जांपल भी देखी, मूविंग एन एक्टिविटी व्हेन अ मोर एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स इज अवेलेबल, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट स्केड्यूल भी वहाँ से चेंज हो रहा है। प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स के अंदर आप टीम को रोल देते हो, तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक रिस्पॉन्स प्लान ये किया है कि यार ये जो 3 इंटर्नीज़ हैं या बिल्कुल बिगिनर लेवल के हैं, इनको मैं चेंज कर रहा हूँ और इसकी जगह मैं अब फलां-फलां टीम मेंबर जो है ना उसको ये काम दे रहा हूँ, सो दैट मेरा ये एक्टिविटी खराब होने का या डिले होने का रिस्क एड्रेस हो जाए। एक तो ये, तो इसका मतलब है मैंने अपनी टीम असाइनमेंट चेंज की। दूसरा ये कि मैंने जो एक्शन ऑनर यहाँ पे फाइनल किए हैं, जो कि मैंने, या रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर जो कि मैंने पोटेंशियली वहाँ पे पहले किए हैं, अब उनकी कुछ ड्यूटीज हैं और वो भी मैं प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट में कहूंगा कि भाई ये आपके एक्शन है। अच्छा, तो ये मेरे पास डिफरेंट आउटपुट्स आ गए। रिस्क रजिस्टर के अंदर बहुत सारी बातें कॉमन सेंस है, बिल्कुल पहली चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो मेरी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज़ है वो, स्ट्रैटेजीज़ के बाद जो एक्शंस हैं, मसलन अवॉइड है तो कैसे करूँगा, वो यहाँ पे आ गया। उसकी ट्रिगर कंडीशंस के बारे में या सिम्पटम्स के बारे में या वार्निंग साइंस, एक ही बात है सब। ट्रिगर कंडीशन, सिम्पटम्स या वार्निंग साइंस, वो हम लिखेंगे। और ये भी हमने शुरू में, आपको याद होगा कि एक टेंटिवली हाई लेवल पे लिख लिए थे, लेकिन अब हम उसको कंफर्म करें। बजट एंड स्केड्यूल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द चोजन रिस्पॉन्सेज, ये वो स्पेशली जब कॉन्टीजेंसी प्लान्स है ना, उनके लिए हम स्पेशली लिख रहे हैं। जो आगे लिखा हुआ है कॉन्टीजेंसी प्लान क्या होंगे, रिस्क ट्रिगर्स होंगे। फॉल बैक प्लान्स अगर हम फाइनल करें वो क्या होगा, रेजिडुअल रिस्क जैसे उसके बारे में मैंने बताया था, और सेकेंडरी रिस्क। ये सारी की सारी बातें आई वुड लाइक टू राइट डाउन ऑन द रिस्क रजिस्टर, ताकि लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता हो कि ये रिस्क था, ये रिस्पॉन्स प्लान हुआ, इतना अभी भी रिस्क बाकी है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया रेजिडुअल रिस्क, और इस रिस्क के नतीजे में एक नया रिस्क ट्रिगर किया है जिसको हम सेकेंडरी रिस्क कहते हैं। तो ये सारी बातें वहां लिखी हो। रिस्क रिपोर्ट हमें हमेशा ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर के बारे में बताता है, और साथ में जो हाई प्रायोरिटी रिस्क है उसकी भी समरी देता है। जैसे हाई प्रायोरिटी से मुराद लाजमी नहीं कि पूरे प्रोजेक्ट की हो, मे बी मैं आज रिपोर्ट दे रहा हूँ तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि यार ये जो इस मंथ के हमारे रिस्क है ना हाई प्रायोरिटी, इन पे नजर रखनी है, ताकि एक समरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। ओवरऑल पूरा रिस्क रजिस्टर 1500 रिस्क का पढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये वो डायग्राम है जो एक फ्लो डायग्राम आप कह लें, लिखी हुई है, और मैं इससे थोड़ा सा ना, इसके अंदर छोटे छोटे फ्लॉज हैं। फ्लॉज नहीं है, आप क्यों समझे कि कंप्लीट नहीं है। मसलन हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने रिस्क का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, और उसके नतीजे में एक शॉर्ट लिस्ट आ गई रिस्क की। ठीक है, और बाज दफा आप ज़ाहिर है क्वांटिटेटिव भी करते हो, लेकिन ये इसी के आगे होना चाहिए। इस क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के नतीजे में आप हाई प्रायोरिटी रिस्क को एक तरफ भेजते हो, और दूसरों को आप वॉच लिस्ट पे भेज देते हो। तो अब इसने इसको यहीं पे डायरेक्ट वॉच लिस्ट पे भेज दिया। ऑब्वियसली आई वुड से कि यार नहीं, क्वालिटेटिव के बाद इसको इधर आना चाहिए। अच्छा, फिर अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, और ये मिटिगेट कर लेते हो, ये भी ठीक है, बट ट्रांसफर को बिल्कुल मेंशन ही नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, एस्केलेट उसने नीचे मेंशन किया, चलें दैट्स फाइन। तो इस तरह के ना छोटे-छोटे, आप कह लें कि इनकंसिस्टेंसीज है, तो उसमें प्रॉब्लम, मतलब आपको मे बी उस क्लैरिटी के साथ आए, बट इवन देन इसको एक दफा देख लेना बेहतर है। मसलन अगर मैं मिटिगेट करता हूँ, तो मिटिगेट करने के बाद मैं देखता हूँ कि अब कितना रिस्क बाकी है और सेकेंडरी रिस्क कितने हैं। अब उन सेकेंडरी रिस्क को या रेजिडुअल रिस्क को या तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं उनका भी कॉन्टीजेंसी प्लान बना रहा हूँ। बिल्कुल जिस तरह हमने एक्टिव एक्सेप्टेंस वालों का यहाँ पे कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया। अच्छा, फिर ये प्लान बनाने के बाद हम फॉल बैक प्लान हो सकता है बनाएं, ये भी हो सकता है कि हम रेजिडुअल रिस्क और सेकेंडरी रिस्क देखेंगे अब कितना बाकी है, फिर दोबारा से। अच्छा, और इसी तरह अगर मैं दूसरे चैनल पे आऊँ, तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैंने कहा अब रेजिडुअल रिस्क कितना बाकी है। तो अब उसूली तौर पे देखना तो मुझे फिर भी चाहिए कि यार क्या ये रेजिडुअल रिस्क काफ़ी है या नहीं है, या मज़ीद प्लान बनाने हैं, तो फिर आगे चलूँगा। खैर, उसके बाद हम कहेंगे कि जी यार अब हम देखते हैं कि दोबारा वो आइटरेशंस दे के अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें, जिसमें ये सारे रिस्पॉन्सेज़ लिखे हुए हों। बट एज़ आई सेड अर्लियर, दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम। आप इसको, जो मैंने पहले दिन आपको लेक्चर का वो फ्लो बताया था ना, कि आइडेंटिफाई कर लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, हाई प्रायोरिटी रिस्क को इधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, फिर हमारे पास ये 3 प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज हैं। एक हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी है जो प्रोएक्टिव नहीं है बल्कि रिएक्टिव है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो, कि अगर रिस्क अकर करेगा तो ये करेंगे। पहले तीनों हमने अनकंडीशनल लिए, तो वो वाली डायग्राम आप ज़्यादा बेहतर है।
जो मैंने आपको खुद ब्लैंक स्क्रीन पे बना के दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा है कि जो रिस्पॉन्सेज हमने बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल इज़ दैट। इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज के अंदर और कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ आप कह लें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे माइंड में होने चाहिए। वो क्या? एक तो ये कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मतलब और मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी और अदरवाइज़ भी, ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। और वो ये कि हम क्या कहते हैं, यार इंशाल्लाह ना आज हमने एनालिसिस किया अपना, आज हमने अपना देखा कि पीएमपी कोर्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ओके कल ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा एक प्लान बनाएँगे और उसके बाद ना वो प्लान भूल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग के अंदर सोचें कि आज हमने मल्टीपल रिस्क जो है ना वो डिसाइड किए हैं, उनके रिस्पॉन्स बनाए हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि आज से 6 महीने बाद जब मीटिंग हो रही होगी, हमने फलां जगह जाना है, तो यार एक बैकअप ट्रांसपोर्ट ज़रूर रखना, वो एरिया ऐसा है एंड सो ऑन। और 6 महीने बाद इन साहब को याद भी नहीं होता कि यार वो रिस्पॉन्स क्या था, और वो रिस्क ही ओवरलुक हो जाता है। इसका जो मेन फ्लॉ है ना वो ये है कि वो जो रिस्क एक्शन ऑनर या रिस्पॉन्स ऑनर हमने नॉमिनेट किया है ना, वो अपना काम सही नहीं करते। वो प्लान के अंदर बड़ा अच्छा-अच्छा फीडबैक देंगे, लेकिन उसके बाद वो जो फ़ॉलो अप है, वो जो रिस्क की पर नज़र रखना है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसीलिए आपको नॉमिनेट किया था, कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर अकेला 1200 रिस्क को नहीं कर सकता। आपका आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड 2-3 रिस्क है, आप बस वो करें। तो किसी ने इस ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को, ट्रांसपोर्ट मैनेजर को याद ही नहीं कराया कि भाई आपने वो एक गाड़ी हमें चाहिए होगी, याद है ना कि वो मीटिंग आने वाली है एंड सो ऑन। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल आपका 1 साल बाद प्रोजेक्ट के ऊपर 3 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल बाद आपने लोगों को बाहर भेजना है या किसी यूरोप में उन्होंने मीटिंग करके आनी है, वहाँ पे आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया था कि यार टाइम पे पासपोर्ट जो है वो ये ना हो कि पासपोर्ट लेट मिले, कोरोना की वजह से चीज़ें लेट मिल रही हैं, तो हम ना 3 महीने पहले ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, और अब ये किसी को याद नहीं रहा, क्योंकि जब प्लान हुआ था, उससे और इसके दरमियान 8 महीने का टाइम गुज़र चुका है। और वो डिपार्टमेंट जिसने ये वीज़ा वगैरह पासपोर्ट बुकिंग सेंट्रल ऑफिस से करना है, वो आपकी प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा नहीं है, वो टीम से बाहर है। उसको किसने नॉमिनेट करना है, बताना है, ये एक्चुअल में गेम है सारी। इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस करना, उसको याद दहानी भी कराना। वो एक ये कॉमन प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ वो यही है। अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया, उसको परसीव किया, बड़े उसके एनालिसिस वगैरह किए, और आखिर पे जो है रिस्क हुआ तो बस कानों में उंगलियां दे ली और चला गया। वो रिस्पॉन्स कहाँ गया वो पता नहीं है किसी को। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। आपको फिर उसको और उसके लिए रिस्क रिस्पॉन्स ऑनर का जो है ना वो बड़ा काम है। फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ रिस्क रिस्पॉन्सेज वो हमारे जो इमीडिएट प्रोजेक्ट टीम है उससे बाहर होते हैं, रिस्पॉन्स देने वाले। जैसे मैंने अभी ट्रांसपोर्ट मैनेजर की बात की, या वो जिसने वीजा ऑफिस के लिए पासपोर्ट अप्लाई करना है, वो हमारी प्रोजेक्ट टीम का बंदा नहीं है। इनफैक्ट वो एक सेंट्रल ना एक मैनेजमेंट का ऑफिस या एडम ऑफिस बनाया हुआ हमने, और वो एडमिन मैटर्स को देखता है। इस तरह की तमाम जो रिक्वेस्ट है, टिकट बुकिंग है और पासपोर्ट है, ये सारा वही देख रहे होते हैं जनरली। अच्छा, अब इसको उसने ज़ाहिर है वो हमारी प्रोजेक्ट का अकेला नहीं देख रहा, उसके पास वो और बहुत सारे काम है। इट वाज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको रिमाइंड करवाएँ। सॉरी। अच्छा, अब इसके लिए इनपुट्स क्या-क्या चाहिए? पहली बात तो ये जो रिस्क मेरे पास स्पेशली जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, उसके अंदर हमने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिफाइन की भी हैं। स्पेशली जो रिस्क ओनर्स की हैं, वो क्या-क्या काम करेगा। यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, नाम लिखे हुए रिस्क रजिस्टर के अंदर, लेकिन रिस्क ओनर के रोल्स ड्यूटीज़ क्या-क्या है, वो हमें पता चलेगा। इसी तरह रिस्क थ्रेशोल्ड कि जब आपका रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंट होता है, तो आई वांट टू नो कि क्या अब मेरा रिस्क थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर आ गया या अभी भी बाहर है। अगर तो अंदर नहीं आया तो इसका मतलब है मेरा रिस्पॉन्स सफिशिएंट नहीं था। ठीक है? अच्छा, इसी तरह एक्सेप्टेबल टारगेट क्या है, हम किस जगह पे अभी करंट रिस्क का लेवल क्या है और उसको कहाँ तक लेके आना चाह रहे हैं, ये ऑब्वियसली हमें रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये बातें हमने पढ़ी थी। लेसन लर्न्ड रजिस्टर को अब मैं नहीं टच करूंगा, और रिस्क रजिस्टर के अंदर एज वी जस्ट सेड कि मुझे रिस्पॉन्सेज इसी रजिस्टर के अंदर देखे पड़े हुए हैं, और उन्हीं रिस्पॉन्सेज को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। उसी के अंदर नॉमिनेट जो ऑनर्स हैं उनके नाम भी हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन है, यही मुझे चाहिए होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्स प्लान को। तो ओनर जो है इम्प्लीमेंट करेगा, और क्या इम्प्लीमेंट करेगा, रिस्क रिस्पॉन्स।
वो दोनों मेरे पास रिस्क रजिस्टर में पड़ा हुआ है। रिस्क रिपोर्ट ये ओवरऑल करंट प्रोजेक्ट का रिस्क एक्सपोजर लेवल इट टेल्स यू, और ऑब्वियसली अगर मेरा रिस्पॉन्स सही हुआ तो वो करंट ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क एक्सपोजर उन थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर रहेगा। ओपीएस जो लेसन स्पेशली रिस्क रिलेटेड आपने लर्न किया, जाहिर है वो आप अपने ओपीएस में उनको जरूर अपडेट करना चाहोगे। सॉरी, उन पुराने जो पिछली दफा खताएं हुई हैं लोगों से, उन्होंने अगर रिस्क इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सॉरी कोई मिस्टेक्स की हैं, तो आपके लिए ओपीएस के अंदर से वो लेसन जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज को सॉरी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज करते हो, पहली बात तो एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट किस सूरत में? देखिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि यार नाउ द टाइम हैज कम कि मुझे अपना एक्शन इनिशिएट कर देना चाहिए, मजीद वेट नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए। फिर मैंने जो रिस्पॉन्स इनिशिएट कर दिया है, वो आपकी अब असेसमेंट क्या है कि रिस्क को एड्रेस कर लेगा या नहीं कर पाएगा। इसके बारे में ऑब्वियसली हमें एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए होती है, अकॉर्डिंगली हम अपना रिस्क रिस्पॉन्स मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि स्पेशली जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो अगर तो टीम मेंबर सॉरी जो एक्शन ऑनर्स हैं या जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो ऐसे एक्शंस हैं जो आपकी डायरेक्ट टीम के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है। जैसे मैंने कहा, ट्रांसपोर्ट मेरे अंडर नहीं है, एक ट्रांसपोर्ट का पूरा हमारा डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ियां देगा ना। ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये हमारे लिए हमारे बस से बाहर है। इस ट्रांसपोर्ट वाले को पास गाड़ियों की बेशुमार रिक्वेस्ट आ रही होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट से, बहुत सारे ऑफिस से, फंक्शनल डिपार्टमेंट से। सो इसको मैं इन्फ्लुएंस करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल हिम एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले कि सर वो नेक्स्ट हमारी टीम जा रही है, आपको याद है कि हमने वो एक फला फला मेमो, मैं आपको उसकी कॉपी भी भेज रहा हूँ, ऑल्दो उसके पास है, जाके भेज दी कॉपी ताकि उनको याद आ जाए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक, वो स्पेशली जब आपकी रिस्पॉन्स ओनर्स आपकी टीम का हिस्सा ना हो, वहाँ पे आपको चाहिए होती है। देन पीएमआईएस कैन हेल्प यू इन दिस अ लॉट। ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक्टिविटी 2 दिन आगे जाएगी तो क्या होगा, 2 दिन पीछे आएगी तो क्या होगा। आपके पास ये जो रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद अब स्केड्यूल कितना हो गया, अब हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड डेट क्या होगी, वगैरह वगैरह, ये आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ये पीएमआईएस वो बताता रहता है। नेक्स्ट, चेंज रिक्वेस्ट। ये चेंज रिक्वेस्ट हमें, अगर तो मेरे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बेहतर नहीं है, मुझे कोई एडिशनल रिस्पॉन्सेज चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे अपने जो प्लान है, नया प्लान, ज़ाहिर है मैं नया एडिशनल रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाऊंगा, तो मुझे उसके लिए अपना पुराना प्लान चेंज करना पड़ेगा, कोई एडिशनल फंड्स चाहिए होंगे, मे बी कोई बेस लाइन्स आगे पीछे करनी पड़ेंगी, तो वो ज़ाहिर है चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू ही होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपडेट होते हैं? इशू लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर, प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट्स। एग्जैक्टली जैसे हमने पीछे अभी रिस्पॉन्स प्लानिंग के वक्त का, अब आप एज्यूम करें कि यहाँ पे लोगों ने वो रिस्पॉन्सेज कर लिए हैं और मे बी वो कारगर साबित नहीं हुए या इफेक्टिव साबित हो गए हैं। दोनों सूरतों में अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, दोनों सूरतों में हमें वही डॉक्यूमेंट सारे दोबारा अपडेट करने पड़े हैं। रिस्क रजिस्टर, रिस्क रिपोर्ट, ये पीछे भी आया था, प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट, लेसन लर्न रजिस्टर, इशू लॉग, अभी हमने पीछे भी ये पढ़े थे सारे। अच्छा, सो ये मेरे पास रिस्क रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंटेशन का इतना ही है। अगला जो मेरा प्रोसेस है वो है मॉनिटर एंड कंट्रोल का, और मॉनिटर एंड कंट्रोल के अंदर हमने क्या क्या काम करने हैं, पहले हम उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। और मोर और लेस ये बातें आपको अब पता चल चुकी हैं, मतलब इसमें भी कोई बड़ी नई साइंस नहीं है, बट आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक ऑन दिस अगेन फॉर्मली। सारी स्लाइड्स को हम जरा क्विकली एक रन डाउन कर लेते हैं। मेनली क्या है, मेनली मैं ये देखना चाहूंगा कि यार कोई नए रिस्क आइडेंटिफाई तो नहीं होंगे, या पुराने रिस्क जो आइडेंटिफाई हुए हुए हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी अभी भी वही है, पहले 3 थी तो अभी भी 3 है। इम्पैक्ट अब उसका क्या है, पहले जितना था अभी भी उतना है। ये जो पीछे रिस्पॉन्स प्लानिंग हो रही है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, इवन अगर मेरे रिस्क बहुत ज्यादा अननोन अननोन अकर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरी रिस्क आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं है। अगर मेरे रिस्पॉन्सेज पूरे इफेक्टिव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्स प्लानिंग वाला प्रोसेस ही ठीक नहीं है, मुझे वापस जाके प्लानिंग में रिस्पॉन्स प्लानिंग की एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, या रिस्पॉन्स प्लान ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब मेरा एग्जीक्यूटिंग वाले प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है। मेरे पास कितने रिजर्व्स बाकी हैं और कितने अभी रिस्क बाकी हैं, इन दोनों के बारे में क्या होगा।
मुझे मज़ीद मैनेजमेंट रिज़र्व चाहिए, नहीं चाहिए, रिज़र्व एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ये सारी बातें हम मॉनिटर इसमें करेंगे और अभी ये कॉल खत्म होने वाली है, चलें इस प्रोसेस को मैं अगली कॉल पे लेता हूँ, तो मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा आप काइंडली जॉइन कर लीजिए।